नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमारा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन। हम लोग दोस्तों हमारी थर्ड यूनिट कल ख़त्म हो गई थी और आज का जो लेक्चर है दोस्तों वो मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट को एक तरीके से रिवाइज करवाऊंगा। एक रिव्यू लेक्चर है ये, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट को के इम्पोर्टेंट टॉपिक को के ऊपर ओवरव्यू दिया जाएगा। और दूसरी चीज क्या है दोस्तों कि अब इसके बाद से जो हमारी दो यूनिट्स हैं वो है चौथी और पांचवी यूनिट, जो कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। तो उस यूनिट को समझने से पहले जो हमने स्टार्टिंग में जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन में, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट, तो उनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें ये चीजें याद आ जाए। अगर चूंकि आप लोग अभी लोग तीसरी यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि पहली यूनिट की चीजें हम भूल गए हो, तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो हमें ये ताकि हम ये एश्योर हो सके कि हमारी फर्स्ट सेकंड और थर्ड यूनिट जो है हमें अब कंप्लीट है। तो फिर हम नेक्स्ट वीक से हम अपने फोर्थ लेक्चर की तरफ, फोर्थ यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आपका ये सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन, थर्ड यूनिट दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं। और थर्ड यूनिट पढ़ने के बाद हमें इतना तो समझ में आ गया होगा कि हमारे सब्जेक्ट का मेन फोकस क्या है। अगर दोस्तों हम अपने सब्जेक्ट का मेन फोकस देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में नहीं बता रहा है। ये बता रहा है कि आपको अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है तो आप किस तरीके से अपना पहला स्टेप उठा सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्रिएट करना है तो आप कौन कौन से वे अडॉप्ट कर सकते हैं जिसके थ्रू आपका एररलेस सॉफ्टवेयर डेवलप हो सके दोस्तों। तो सबसे पहली चीज दोस्तों कि जो कि हमारा ये सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन, इसमें जो हमारी सबसे पहली यूनिट थी दोस्तों, वो जो सबसे पहली यूनिट थी वो हमारा फोकस कर रही थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सॉरी हाँ, जो हमारा पहली यूनिट थी दोस्तों वो पहली यूनिट हमारी फोकस कर रही थी किसके ऊपर? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर। यानी कि अगर हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन करना है तो हमें पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में जितनी भी चीजें हैं, उनकी फंक्शनैलिटीज है, वो फंक्शनैलिटीज हमें आनी चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, जैसे कि आपका इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, डायनेमिक बाइंडिंग, मैसेजिंग, जिनके बारे में डीप ओवरव्यू आपका फर्स्ट यूनिट में मिलता है। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इनहेरिटेंस क्या है। अगर हम अपनी फादर की प्रॉपर्टी, यानी जैसे कि हमने इनहेरिटेंस की बात की, तो इनहेरिटेंस क्या है कि अगर हम एक पेरेंट क्लास बनाते हैं और एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं, तो पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास जो है वो पेरेंट क्लास की फंक्शनैलिटीज को अडॉप्ट कर सकता है। दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ये रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करता है। हमने इसको किस तरीके से कोड में इंप्लीमेंट करना है वो भी देखा है। पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो ये भी आपका रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करता है, लेकिन अगर हम देखें तो तरीका थोड़ा दूसरा है दोनों का। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या है कि हम एक ही नेम को, एक ही सिंबल को एक से ज्यादा प्लेस पे यूज कर सकते हैं अलग अलग सिचुएशन में, तो दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। हमने देखा था कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर फंक्शन ओवरराइडिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर मिलते हैं। हमने एब्स्ट्रैक्शन के बारे में देखा था, इनकैप्सुलेशन के बारे में देखा था। एनकैप्सुलेशन हमें पता है कि डाटा हाइडिंग को सपोर्ट करता है। एब्स्ट्रैक्शन की बात करें तो ये हमारा इंफॉर्मेशन हाइडिंग को सपोर्ट करता है। हमने ये देखा था कि इंफॉर्मेशन हाइडिंग का मतलब क्या है कि वो डिटेल जिसमें जो वो फंक्शनैलिटीज जो हम कस्टमर से शो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो फंक्शनैलिटी, सॉरी, एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि हमें ये एक तरीके से कहें कि ये एक वे प्रोवाइड होता है जिसके थ्रू हम जो फंक्शनैलिटीज यूजर को दिखाना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, वो हम शो कर सकते हैं, और जो फंक्शनैलिटी हम यूजर को नहीं दिखाना चाहते हैं तो उसे हम नहीं शो करते हैं। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि उन फंक्शनैलिटी का यूजर से कोई लेना देना भी नहीं होता, इसलिए हम उसको नहीं शो करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि हम दो मेंबर्स का यूज कर रहे थे, एक आपका पब्लिक मेंबर, एक आपका प्राइवेट मेंबर। पब्लिक मेंबर में जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि हम जो जिन सारी फंक्शनैलिटीज को यूजर को शो करना चाहते थे
वो सारी फंक्शनैलिटीज हम पब्लिक में डालते थे, और जिन सारी फंक्शनैलिटीज को हम यूजर को शो नहीं करना चाहते थे उन सारी को हम प्राइवेट में डालते थे। ठीक है, तो ये आपका एब्स्ट्रैक्शन था जो कि इंफॉर्मेशन को हाइड करने के लिए यूज किया जाता था, इसीलिए हम इसको इंफॉर्मेशन हाइडिंग भी कहते हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे थे इनकैप्सुलेशन की, तो इनकैप्सुलेशन में दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि ये डाटा हाइडिंग है। मींस क्या है कि यहाँ पे हम किसी ऑब्जेक्ट को या फिर कह ले कि वेरिएबल और उसके मेथड को एक साथ कैप्सुलेट करके रखते हैं, और एक साथ कैप्सुलेट करने का मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट का यूज वही क्लास कर सकता है जिस क्लास के अंदर वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसके अलावा कोई दूसरा क्लास अगर चाहे कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का यूज करना, तो वो दूसरा क्लास उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यूज नहीं कर सकता। उसके लिए ये चीज हाइड होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि सॉरी, ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूं कि जैसे कि ये आपका इनकैप्सुलेशन है, जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक दूसरे क्लास के लिए पर्टिकुलर उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम कैप्सुलेट करके रखते हैं वो उसके दूसरे क्लास के लिए हाइड है। ठीक है ना, तो उसी तरीके से हमने इंफॉर्मेशन सॉरी मैसेज पासिंग की बात की थी। तो मैसेज पासिंग का यूज कहाँ पे होता है, हमने देखा था कि एक से ज्यादा, हमें ये पता है कि एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपस में मिलके किसी भी टास्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना, तो वो अगर हम ये कहते हैं कि एक मान लीजिए कि नंबर ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स मिलके किसी ऑपरेशन को या टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, तो जब तक उन 10 ऑब्जेक्ट्स के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक वो किसी भी टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो ये जो मैसेजिंग का जो कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, ये जो मैसेजिंग का कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट जो है वो आपके प्रोग्रामिंग को या फिर कहें कि ऑब्जेक्ट्स के बीच में कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करता है, जिसके थ्रू हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो परफॉर्म होते सॉरी हाँ, मतलब कि ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर नंबर ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके बीच में अगर इनकैप्सुलेशन सॉरी अगर विदाउट कम्युनिकेशन के बिना अगर वो ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो अगर उनके उनके बीच में जो कम्युनिकेशन का जरिया है वो है मैसेजिंग, यानी मैसेज के थ्रू वो 10 ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं और उसके बाद से वो मिलके वो टास्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक दोस्तों, इसी तरीके से अगर हम बात करें तो आपका डायनेमिक बाइंडिंग नाम का भी एक डायनेमिक बाइंडिंग भी है। तो अगर हम डायनेमिक बाइंडिंग को की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सिंपली आपको मैं बता रहा हूं कि डायनेमिक बाइंडिंग की अगर हम बात करें दोस्तों, तो डायनेमिक बाइंडिंग में है क्या, डायनेमिक बाइंडिंग कहते किसे हैं, यानी कि कोड जब एग्जीक्यूशन टाइम पे ही कनेक्ट हो तो दैट इज कॉल्ड डायनेमिक बाइंडिंग। अब एग्जीक्यूशन टाइम में ही कनेक्ट हो दैट इज कॉल्ड डायनेमिक बाइंडिंग। तो अगर हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें दोस्तों, ठीक है, अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें तो हमें एक चीज समझ में आएगी कि जिस तरीके से सपोज कीजिए मैंने एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझाया था कि अगर हम मान लीजिए कि कोई शेप नाम का फंक्शन बनाते हैं और उस शेप नाम के फंक्शन से को कॉल करके हम ओवल भी बना सकते हैं, सर्किल भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें अगर हम उस शेप नाम के फंक्शन का यूज करके बना सकते हैं, तो सपोज कीजिए कि जब हमें कहीं हम प्रोग्राम अपना सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं और आगे चल के हमें कहीं पे भी सर्किल बनाने की जरूरत पड़ रही है, तो हम क्या कर रहे हैं कि वो जो शेप नाम का हमने फंक्शन बनाया है, हम उस शेप नाम के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब जिस हम शेप नाम के फंक्शन को दोस्तों कॉल कर रहे हैं, अब वो फंक्शन क्या है कि फंक्शन तो कॉल हो रहा है, लेकिन उस फंक्शन के अंदर कई सारे कोड ब्लॉक्स हैं जो कि अलग अलग शेप को डिजाइन करने के लिए यूज हो रहे हैं। तो जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो उस समय फंक्शन को भी नहीं पता होता है कि उसको किस कोड ब्लॉक के लिए उसको कॉल किया जा रहा है। लेकिन जब हम फंक्शन को कॉल करके सर्किल पे क्लिक करते हैं, तब वो एट अ टाइम वो फंक्शन जो है उस सर्किल वाले कोड ब्लॉक के साथ कनेक्ट होता है। दैट इज कॉल्ड डायनेमिक बाइंडिंग। कि कंपाइल टाइम में नहीं, लेकिन जब एग्जीक्यूट कर रहा है प्रोग्राम तो उस टाइम पे जो डायरेक्ट बाइंडिंग होती है कोड के साथ, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक बाइंडिंग। ठीक है, तो हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में अपने ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे, उनकी स्पेशलिटीज देखी थी, उनका इंप्लीमेंटेशन देखा था। हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है।
ठीक है, जिनका कुछ एट्रीब्यूट होता है, फंक्शनैलिटीज होती हैं, बिहेवियर होता है। क्लास की बात करें तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। अब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या कि कलेक्शन ऑफ सेम ऑब्जेक्ट्स। अब सेम ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब है कि जिनके एट्रीब्यूट सेम है, जिनकी फंक्शनैलिटी सेम है, जिनका बिहेवियर सेम है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स जिनका एट्रीब्यूट सेम होता है उनको हम पर्टिकुलर एक क्लास के अंदर रखते हैं। लेकिन एक क्लास में होते हुए, एक एट्रीब्यूट होते हुए, एक जैसा बिहेवियर होते हुए भी वो उनके बीच में डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस होता है एट्रीब्यूट की वैल्यू का। अगर मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर एक बर्ड नाम का क्लास है जिसमें हमने पैरेट, ओवल, ईगल डाला हुआ है, सबके पास विंग्स हैं, ये उन सबका एट्रीब्यूट है, सब फ्लाई कर सकते हैं, ये उनका बिहेवियर है। लेकिन जब मैं एट्रीब्यूट की वैल्यू डालने जाता हूं तो पैरेट का विंग छोटा है, मान लीजिए मैंने उसको 2 दिया, ओवल का थोड़ा सा बड़ा है, मैंने उसको 5 दिया, और ईगल का विंग्स सबसे बड़ा है, मैंने उसको 10 दिया। तो ये जो एट्रीब्यूट की वैल्यू में जो चेंज हो रहा है दोस्तों, तो ये जो एट्रीब्यूट की वैल्यू में ये जो भी चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अब जैसे ही एट्रीब्यूट की वैल्यू में चेंज हुआ, यानी 2 10 2 5 10, तो पर्टिकुलर फंक्शन के बिहेवियर में भी चेंज आया, सॉरी, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बिहेवियर भी इस वैल्यू की वजह से चेंज हो जाएगा। यानी कि जिसका विंग्स बड़ा होगा वो ज्यादा देर तक फ्लाई करेगा, और जिसका विंग्स कम होगा, छोटा होगा, वो कम देर तक फ्लाई करेगा। तो देखिए उनके बिहेवियर में जो डिफरेंस आ गया। तो अगर किसी क्लास के अंदर अगर हम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है और हम किसी ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो जो उसका सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों, वो बेस्ट तरीका क्या है कि हम हर ऑब्जेक्ट की एट्रीब्यूट की वैल्यू को नोटिस करें। एट्रीब्यूट की वैल्यू हर ऑब्जेक्ट के डिफरेंस को समझा देगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा नेम भी होता है, एट्रीब्यूट नेम भी होता है कि और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जो मेन होता है कि जो ये पैरामीटर्स की वैल्यूज होती हैं ये डिफरेंट होती हैं, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई कर लिए जाते हैं। बहरहाल दोस्तों, जब हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में ये सारी चीजें देखी, हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड देखे थे, और ये जो सारे कॉन्सेप्ट हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड देखे थे, तो इन कॉन्सेप्ट्स को देखने के बाद और इनको या बताने का मकसद इस सब्जेक्ट में यही था कि हम अगर किसी सिस्टम को डिजाइन तभी कर सकते हैं जब हमें उस प्रोग्रामिंग के बारे में हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात पता हो, हर उसके सारे फंक्शंस के बारे में पता हो, उनकी स्पेशलिटीज के बारे में पता हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए हमने हमारे इस सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन में हमारी फर्स्ट यूनिट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में इंट्रोडक्शन और उनके इंप्लीमेंटेशन को बताया गया है। जब हम सेकेंड यूनिट में दोस्तों आते हैं, तो सेकेंड यूनिट में दोस्तों चूंकि अब प्रोग्रामिंग हो गई है, तो अब उसको डिजाइन अब हमें कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ चुके हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम से रिलेटेड। तो दोस्तों अगर हमें सारे कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम से रिलेटेड समझ में आ गए हैं, तो अब हमारा दूसरा फोकस कहां होगा कि हम अब अगर हमें सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं और हमें कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो हम स्टार्ट कहां से करें, किस तरीके से हम, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट इंप्लीमेंट करना नहीं शुरू करते हैं, इंप्लीमेंटेशन हमारा सबसे लास्ट फेज होता है। लेकिन इंप्लीमेंटेशन से पहले हम वो सारा एनालाइजेशन कर लेना चाहते हैं, ताकि जब हम इंप्लीमेंट करें तो हमारा सिस्टम जो है अकॉर्डिंग टू यूजर नीड आउटपुट को प्रोड्यूस कर सके। तो दोस्तों अगर हम इस चीजों को देखते हैं, तो होता क्या है कि हमने सेकेंड यूनिट में हम आए और हमने क्या देखा कि किस तरीके से हम सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। तो हमने सेकेंड यूनिट में देखा यूएमएल को, यानी कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज को। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि डायग्राम को किस तरीके से क्रिएट करना है उसके लिए वे प्रोवाइड करती है, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करती है। ठीक है ना। यूएमएल के अंदर दो टाइप के डायग्राम्स थे दोस्तों, एक आपका बिहेवियरल डायग्राम दोस्तों, और एक आपका स्ट्रक्चरल डायग्राम, स्ट्रक्चरल डायग्राम। दोनों के अंदर भी कई सारे सब डायग्राम्स भी थे। अगर हम दोनों डायग्राम को, जो कि हम लोगों ने सेकेंड यूनिट में डीप में देखा था कि स्ट्रक्चरल डायग्राम के अंदर हमारे स्टेट डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, क्लास डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम, डिप्लॉयमेंट डायग्राम, ये सारे ये डायग्राम्स आते हैं।
और बिहेवियरल डायग्राम के अंदर हमारा कोलैबोरेशन डायग्राम, स्टेट मशीन डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, टाइम डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम और भी हैं डायग्राम जो यूज होते हैं। तो दोस्तों जो मेन एरिया या मेन फोकस है इन दोनों टाइप्स के डायग्राम्स का, यानी अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल डायग्राम की, तो स्ट्रक्चरल डायग्राम का जो दोस्तों मेन फोकस है वो मेन फोकस क्या है कि हम किस तरीके से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और क्लासेस को आइडेंटिफाइड करेंगे और उनको कहाँ किस प्लेस पे रखना है इसको भी आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है ना। और किस तरीके से हमारा ओवरऑल जो सिस्टम है वो उनकी फंक्शनैलिटीज कैसी दिखेंगी, कहाँ पे कौन इंप्लीमेंट होगा, उनका डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, ये सारी चीजें हम स्ट्रक्चरल डायग्राम के थ्रू शो कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें बिहेवियरल की, तो हमें पता है कि केवल स्ट्रक्चरल डायग्राम ही सफिशिएंट नहीं है किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम को क्रिएट करने के लिए। कोई भी स्ट्रक्चरल डायग्राम के थ्रू हम केवल चाहे कि हम सिस्टम को क्रिएट कर दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हमें सिस्टम को क्रिएट करना है तो हमने जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया है उसमें जहां जहां जो फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट किया है, अब हमें उनके डायनेमिक एस्पेक्ट्स को भी कैप्चर करना होगा और तभी समझ में आएगा कि क्या वो अकॉर्डिंग टू यूजर नीड ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो डायनेमिक एस्पेक्ट्स को कैप्चर करने के लिए कई सारे डायग्राम जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिनका नाम लिया उनको हम लोग यूज करते हैं। और दोस्तों मैं बार बार अपने उसमें लेक्चर में मैं एक बात कहता हूं कि अगर जैसे कि कोई एक ऐसा डायग्राम हम सोचे कि एक ऐसा डायग्राम हो जो कि सिस्टम के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाइड कर दे, कोई एक ऐसा डायग्राम हो जो सिस्टम की बिहेवियर को कैप्चर कर ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप जब तक स्ट्रक्चरल के अंदर ये जो 4 डायग्राम है या फिर बिहेवियरल के अंदर ये जो 5-6 डायग्राम है, जब तक आप इन सारे डायग्राम्स को नहीं क्रिएट करेंगे तब तक आप सही तरीके से सिस्टम को एनालाइज नहीं कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि जो मेन फंडा है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, जो मेन फंडा है मतलब इंप्लीमेंट करने का, वो यही है कि आप सबसे पहले इन सारी एस्पेक्ट्स को समझिए। अगर हमने कहा कि 4 डायग्राम आपके स्ट्रक्चरल में है और 5-6 डायग्राम आपके बिहेवियरल डायग्राम के अंदर आते हैं, तो आपको ये सारे डायग्राम्स क्रिएट करने पड़ेंगे, वरना आप एनालाइजेशन सही से नहीं कर पाएंगे। सारे डायग्राम क्रिएट करने से होगा क्या कि आप अगर हमारी सेकेंड यूनिट देखी है, नहीं देखी है तो हमारे वीडियोस देख लीजिएगा। तो आपने अगर सेकेंड यूनिट अगर आप सेकेंड यूनिट के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे दोस्तों, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि नंबर ऑफ डायग्राम्स जितने भी हैं, चाहे वो स्ट्रक्चरल में है चाहे वो बिहेवियरल में है, उन सबका जो फोकस पॉइंट है वो एक पर्टिकुलर सिस्टम है और उस पर्टिकुलर सिस्टम को अलग अलग व्यू से ये डायग्राम जो है वो एनालाइज कर रहे हैं, जिससे उनके अंदर अगर माइन्यूट से माइन्यूट प्रॉब्लम भी हो तो वो भी आइडेंटिफाई हो सके और उनको हम रिमूव कर सके। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पहला यूनिट था जो कि इंट्रोडक्शन के बारे में था, और अभी जो मैं बता रहा था वो हमारा दूसरा यूनिट था जो कि अगर कोडिंग आपको आती है तो किस तरीके से आप सिस्टम को डेवलप करने के लिए डायग्राम्स या एनालाइजेशन को कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों हम अपनी तीसरी यूनिट में आए थे, और हमारी जो तीसरी यूनिट थी दोस्तों वो हमारी तीसरी यूनिट थी क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। और हम जब यहाँ पे आए थे तो हमने 3 चीजें देखी थी, एक आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों अगर हम तीसरी यूनिट में अगर हमने देखा तो हमें ये 3 मेन फोकस चीजें पता चली कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, जैसा कि लिखा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, डिजाइन एंड प्रोग्रामिंग आर रिलेटेड बट डिस्टिंग्विश्ड, मतलब कि ये सब एक जैसे भी हैं लेकिन अलग भी हैं। तो ये जो 3 चीजें दिख रही हैं आपको, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस की, तो अगर हमें कोई सिस्टम को डेवलप करना है तो हम एक मेंटल लेआउट क्रिएट करते हैं, एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करते हैं अपने माइंड में, ताकि हम ये देख सकें कि किस तरीके से हमारा जो है मतलब कि जैसे कि एक पर्टिकुलर कोई भी अगर हमें काम करना होता है तो हम उसके बारे में पहले कुछ ना कुछ एक लेआउट अपने माइंड में क्रिएट करते हैं। तो ये एनालिसिस उसी से रिलेट करता है कि हम पर्टिकुलर अगर कोई सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं तो हम उस सिस्टम के बारे में क्या सोच रहे हैं,
या फिर हम ये कहें कि सिस्टम किस तरीके से इनिशियल स्टेट क्या होगा, कैसे वो स्टार्ट होगा, कैसे वो अगले स्टेट पे जाएगा और इस तरीके से किस तरीके से वो परफॉर्म करेगा। तो ये सारा जो हमारा एक मेंटल लेआउट होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के अंदर आता है। जब हम एक बार दोस्तों एनालिसिस कर लेते हैं तो हमारा दूसरा स्टेप होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन का, जो कि यूएमएल की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन को क्रिएट करते हैं, जो हमने मेंटल लेआउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में आइडेंटिफाई किया है। एक बार दोस्तों जब हमारा डिजाइन भी कंप्लीट हो जाता है, देन हमारा तीसरा टर्म आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, यानी कि जो डिजाइन हमने बनाई है दोस्तों, उस डिजाइन को हम किस तरीके से पर्टिकुलर जो है, मतलब कि जो भी डिजाइन हमने क्रिएट किया है उस डिजाइन को हम किस तरीके से प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करें, ठीक है ना। कौन कौन से जैसा कि हमें पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जावा और सी प्लस प्लस ये दो टाइप की लैंग्वेजेस आती हैं, और भी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन बात करें जावा की तो इसको हम प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहते हैं। लेकिन सी प्लस प्लस की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को अडॉप्ट करता है, ठीक है ना। हम इसको प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं कहते हैं। तो एक चीज दोस्तों मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन होता है और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है, तो जो हम डिजाइन करते हैं एज इट इज वैसे ही प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंटेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है कि जैसा हमने डिजाइन किया हमारे प्रोग्रामिंग का इंप्लीमेंटेशन भी ठीक वैसा ही हुआ। तो ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम ये अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं कि जो दोनों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या चाहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो हमने डिजाइन किया है प्रोग्रामिंग अकॉर्डिंग टू डिजाइन ही हो, ठीक है ना। लेकिन फिर भी थोड़ा ना थोड़ा गैप रह जाता है, लेकिन हम यही कोशिश करते हैं कि वो गैप ना हो, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा था, ठीक है ना। जिसमें बताया गया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन मतलब क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो जैसा हम लोगों ने देखा था कि ऑब्जेक्ट्स आर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियल वर्ल्ड और सिस्टम एंटिटीज एंड मैनेज देमसेल्फ, ठीक है ना। कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं कि एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है जो खुद को खुद से मैनेज करते हैं। ऑब्जेक्ट आर इंडिपेंडेंट एंड इनकैप्सुलेट स्टेट एंड रिप्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन। System functionality is expressed in term of object services. Shared data areas are eliminated. Objects communicated by message passing, जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे कि ऑब्जेक्ट के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो मैसेज पासिंग के थ्रू होता है। ऑब्जेक्ट में बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड में एग्जीक्यूट सिक्वेंसली और इन पैरेलली, यानी कि ये अलग अलग भी हो सकते हैं, सिक्वेंसली भी हो सकते हैं और पैरेलली भी हो सकते हैं इनका एग्जीक्यूशन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों डिजाइनिंग के हमने स्टेप देखे थे कि द कंबाइनिंग द थ्री मॉडल और टू ऑब्टेन ऑपरेशन ऑन क्लास डिजाइन एल्गोरिथम टू इंप्लीमेंट ऑपरेशंस, ऑप्टिमाइज एक्सेस पाथ टू डाटा, इंप्लीमेंट कंट्रोल फॉर एक्सटर्नल इंटरेक्शंस, एडजस्ट क्लासेस स्ट्रक्चर टू इंक्रीज इनहेरिटेंस, डिजाइन एसोसिएशंस, डिटरमाइन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन, पैकेजेस क्लासेस एंड एसोसिएशन इनटू मॉड्यूल्स, ठीक है ना। तो ये सारे स्टेप हैं जो कि हम डिजाइनिंग में यूज करते थे। और यहाँ पे देखिए एक हम लोगों ने डिस्कस किया था कंबाइनिंग द थ्री मॉडल टू ऑब्टेन ऑपरेशंस ऑफ ऑन क्लासेस। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसा कि दोस्तों देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इन दिस स्टेप द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स आर डिफाइंड बाय कंबाइनिंग द थ्री मॉडल्स डेवलप्ड इन द OOA phase, नेमली ऑब्जेक्ट मॉडल, डायनेमिक मॉडल एंड फंक्शनल मॉडल। यानी तीन मॉडल का हम यूज कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज कर रहे हैं, एक डायनेमिक मॉडल का यूज कर रहे हैं और फंक्शनल मॉडल का यूज कर रहे हैं। और इनका यूज हम क्यों कर रहे हैं कि जो हमारा क्लास है उनके ऑपरेशन को आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है ना। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग टास्क्स आर परफॉर्म रिगार्डिंग ऑपरेशंस। तो पहला क्या है, द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इन द सिस्टम इज डेवलप्ड, यानी स्टेट मशीन डायग्राम हमें डेवलप करना पड़ रहा है। ऑपरेशंस आर डिफाइंड फॉर द इवेंट रिसीव्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स, केसेस इन विच वन इवेंट ट्रिगर other event in same or different objects are identified. The sub operations within the action are identified. The main action are expanded to data flow diagram, ठीक है ना। अब अगर हम उसके बाद से हमने देखा था कि डिजाइन एल्गोरिथम और एल्गोरिथम डिजाइन। तो देखिए दोस्तों एल्गोरिथम डिजाइन या डिजाइन एल्गोरिथम का के बारे में अगर हम देखें
या अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो दोस्तों हमें एक चीज समझ में आती है कि हमारे पास एक किसी एक प्रॉब्लम को लेके कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि ए प्लस बी का अगर हम एल्गोरिथम की बात करें तो ए प्लस बी का एल्गोरिथम हम कई तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन जब हमें चूज करना पड़ता है कि सॉरी, हमें जब चूज करना पड़ता है कि विच आर द बेस्ट डायग्राम, विच आर द बेस्ट एल्गोरिथम विच इज सूट टू आवर प्रोग्राम, तो ये चूज करना सबसे डिफिकल्ट काम होता है दोस्तों, कि एक सही एल्गोरिथम को चूज करें जो कि हमारे सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाए, सॉरी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करे और उसकी इफिशियंसी को और उसकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करे। ठीक है ना? तो डिजाइन एल्गोरिथम का मतलब है कि हम जो भी एल्गोरिथम डिजाइन कर रहे हैं या जो भी एल्गोरिथम चूज कर रहे हैं वो इस तरीके से उसको डिजाइन करें कि वो हमारे सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करे और उसके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करे। ठीक है? तो जैसा कि देखिए द मैट्रिसेस ऑफ चूजिंग द ऑप्टिमल एल्गोरिथम आर, माने क्या क्या चीजें होती हैं चूज करने के लिए एक एल्गोरिथम को, तो यहां पे क्या लिखा है? पहला, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कंप्यूटेशनल डिटरमाइंस द इफिशियंसी ऑफ एन एल्गोरिथम इन टर्म ऑफ कंप्यूटेशनल टाइम एंड मेमोरी रिक्वायरमेंट। ठीक है ना? यानी इन सब चीजों को देखना पड़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी देखना पड़ता है एल्गोरिथम की, और अंडरस्टैंडेबिलिटी भी देखना पड़ता है कि क्या वो सही से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों? फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें दोस्तों तो देखिए जैसा लिखा हुआ है कि फ्लेक्सिबिलिटी डिटरमाइंस वेदर द चूजन एल्गोरिथम कैन बी इंप्लीमेंटेड सुटेबली without loss of appropriate in various environments। ठीक है? तो ये जो चीजें हैं दोस्तों, अगर हम आप देख सकते हैं कि अगर हमें एक एल्गोरिथम को डिजाइन करना है तो हमें कितनी सारी चीजों को, ये 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है, और या फिर अगर हम चूज कर रहे हैं तो वहां पे भी हम इन 3 पॉइंट्स को अपने दिमाग में रख के उसके बाद ही हम चूज कर कुछ नया चूज करें, मतलब कि एल्गोरिथम को चूज करेंगे। ठीक है दोस्तों? डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन की बात आती है तो दोस्तों डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन में हमने देखा था कि थर्ड यूनिट सेकेंड यूनिट में हम लोगों ने देखा था कि कितने सारे नंबर ऑफ डायग्राम्स हैं जो कि यूज हो रहे हैं सिस्टम को के डायनेमिक और स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स को कैप्चर करने के लिए। लेकिन जब ओवरऑल आर्किटेक्चर हमारा बन के क्रिएट हो जाता है तो हम एक बार दोबारा से उसको एनालाइज करते हैं, कि देखने चाहते हैं कि कहाँ पे कौन सा कि दोबारा से एनालाइज करने से दोस्तों ये होता है कि हमें ये पता चलता है कि जो पर्टिकुलर जो हमने आर्किटेक्चर क्रिएट किया है उसमें कोई गलती तो नहीं है। तो डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि जो हमने क्रिएट किया है डिजाइन, हम दोबारा से उसको चेक करते हैं, और अगर उसमें कुछ गलतियां हैं या कुछ ऐसा हमें दिख रहा है कि कोई फंक्शन चेंज कर देने से पर्टिकुलर सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो सकती है, इफिशियंसी बढ़ सकती है, तो हम दोबारा से उसको वहां पे रिप्लेस कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि the analysis model capture the logical information about the system while the design model added detail to support efficient information access। Before a design is implemented, it should be optimized so as to make the implementation more efficient। The aim of optimization is to minimize the cost in terms of time, space and other matrices। ठीक है? तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इसका जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर है, कि जैसा कि देखिए लिखा हुआ है कि द एम ऑफ ऑप्टिमाइजेशन इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट इन टर्म ऑफ टाइम, स्पेस एंड अदर मैट्रिसेस। ठीक है दोस्तों? तो होप्स आपको ये अभी तक जो बता रहा हूं वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद से दोस्तों इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल, ये पॉइंट हमें ये बताता है दोस्तों कि अगर हम मतलब अगर हम पर्टिकुलर इस पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो ये पॉइंट हमें ये बताता है कि जो अगर हमने सारी चीजें मतलब कि डिजाइन भी क्रिएट कर लिया है, उसको ऑप्टिमाइज भी कर लिया है, एल्गोरिथम्स भी हमने डिजाइन कर लिए हैं, तो अब बारी आती है इम्प्लीमेंटेशन की। तो इम्प्लीमेंटेशन करते समय भी हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। अगर हम उस रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारा इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सही नहीं माना जाएगा दोस्तों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है उस इम्प्लीमेंटेशन को हम करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं कहेंगे अगर हमने
कुछ रूल्स हैं जिसको फॉलो नहीं किया। जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ अप्रोचेज हैं, रिप्रेजेंट स्टेट एज अ लोकेशन विद इन अ प्रोग्राम, यानी कि पर्टिकुलर जितने ऑपरेशन हैं उनको 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 स्टेट के रूप में जहां पे वो प्रेजेंट है वहां पे उनको लोकेट करना। स्टेट मशीन इंजन या स्टेट मशीन डायग्राम हमने डिस्कस किया था कि ये क्या करता है कि नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं और उनमें वो ट्रांजैक्शन को दिखाता है कि कैसे कौन सा स्टेट परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद से दूसरा कौन सा स्टेट परफॉर्म करेगा, उसके बाद से फिर कौन सा अगला स्टेट परफॉर्म करेगा। कंट्रोल एज कॉन्करेंट टास्क, जितने भी अलग अलग टास्क हैं उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, उनके ऑपरेशन को किस तरीके से बनाया जाएगा, ये सारी चीजों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो कहने का मतलब क्या है कि दोस्तों एक अगर हम कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो केवल छोटी सी चीज से नहीं काम नहीं चलेगा, हमें हर जगह पे फोकस करना होगा। और हमारा जो सबसे मेन फोकस होना चाहिए, जब हमारी सारी चीजें क्रिएट हो गई हैं तो इम्प्लीमेंटेशन के जो सबसे हमारा लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, तो वहां पे हमें सारे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करके ही काम करना चाहिए, वरना हमारा इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं होगा दोस्तों। ठीक है ना। एडजस्टमेंट्स ऑफ इनहेरिटेंस, रीअरेंज क्लास एंड ऑपरेशंस, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी, आप लोग को मे भी सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है, ये हमने देखा था कि एम्प्लॉय स्ट्रिंग, ठीक है ना, ये अब ये एसएसएन क्या है, सीरियल नंबर है, ठीक है ना, तो ये उनके रिलेशन को दिखा रहा है। इसी तरीके से हमने फिजिकल पैकेजिंग के बारे में बात की थी कि पैकेजिंग क्या होती है, पैकेजिंग का मेन मोटो क्या होता है, और पैकेजिंग का मेन मोटो यही होता है कि हम किसी एक ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी उसके सब ऑपरेशन है उन सबको एक जगह पे इकट्ठा करके रखें, दैट इज कॉल्ड पैकेजिंग। ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, इंटरफेसेस के बारे में हमें पता चला था, पैकेज क्या होता है ये हमने देखा था। डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो किस तरीके से हम एक डिजाइन को डॉक्यूमेंट करते हैं, उसका यूज क्या होता है। तो अगर हम यूजेस की बात करें तो जैसे देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं कि इन डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर दैट इज बीइंग डेवलप्ड बाय अ नंबर ऑफ डेवलपर्स इन iterative software development strategies, in developing subsequent variations of an software projects, for evaluating a software, for finding conditions and areas of testing, for maintenance of the software। ठीक है ना। कंटेंट्स है, फीचर्स की बात करें अगर उसकी, तो जैसा कि लिखा हुआ है कि कंसाइज एंड एट द सेम टाइम अनएम्बिगुअस, कंसिस्टेंट एंड कंप्लीट। ठीक है ना। हमने जैक्सन स्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में भी देखा था, और इसके बारे में देखा था तो हमें क्या समझ में आया था, जैसा कि देखिए लिखा हुआ है कि जेएसडी जैक्सन स्ट्रक्चर डिजाइन इज अ मेथोडोलॉजी टू स्पेसिफाई एंड डिजाइन सिस्टम इन विच टाइम फैक्टर इज सिग्निफिकेंट एंड सिस्टम में बी डिस्क्राइब यूजिंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या है, जो जैक्सन स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है ये टाइम कंस्टेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, और मोस्टली क्या होता है कि इसमें स्टेप को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस टाइम के अकॉर्डिंग दिखाया जाता है कि कौन सा ऑपरेशन कब आएगा, कितने टाइम तक परफॉर्म होगा, उसके बाद से फिर कौन सा दूसरा ऑपरेशन स्टार्ट होगा। लेकिन दोस्तों जैक्सन स्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये शॉर्ट मतलब स्मॉल मतलब कि ऑपरेशन को डिजाइन करने के लिए तो ठीक है, लेकिन आप अगर इसको बहुत ज्यादा डिप्लॉय करेंगे तो ये काफी कॉम्प्लेक्स बन जाता है दोस्तों। ठीक है। हमने जेडीएस के बारे में सारी चीजें देखी थी। फिर मैपिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, इसके बारे में जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है, यानी कि जरूरी कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स भी हैं जिनका यूज हम क्या कहते हैं कि मतलब हमारे कहने का मतलब क्या था कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका यूज हम करते हैं, क्या करते हैं कि अगर हम कहें कि उनका यूज हम कहाँ करते हैं, जैसे सॉरी कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम ऑब्जेक्ट अदर पैराडाइम्स लैंग्वेजेस में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में अगर क्लास का यूज करते हैं तो हम सी पैराडाइम्स में या इंपरेटिव पैराडाइम्स में हम वहां पे यूज करते हैं पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का, जो कि कुछ क्लास से मिलता जुलता ही होता है।
ठीक है ना। तो हमारे ये कहने का मतलब इतना था कि कुछ ऐसे भी प्रोग्राम्स हैं, कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो कि अदर पैराडाइम्स में यूज हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे नहीं। क्योंकि कुछ जैसे इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, ये सब प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स हैं और इनका यूज आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ही कर सकते हैं, ना कि कहीं और। ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारी चीजें, अगर आपको समझ में आ रही हो ये सारी चीजें, ठीक है। ट्रांसलेटिंग क्लास इनटू डाटा स्ट्रक्चर, कि कैसे क्लास को हम डाटा स्ट्रक्चर में हम क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी, डिलीट करना, फाइंड करना, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। पास बाई वैल्यू क्या होता है? पास बाई वैल्यू का मतलब क्या है कि जब हम किसी चीज को डायरेक्ट वेरिएबल के नेम से ही एक्सेस करते हैं तो दैट इज कॉल्ड पास बाई वैल्यू। अगर हम किसी चीज को उसके एड्रेस के थ्रू कॉल कर रहे हैं तो दैट इज अ पास बाई रेफरेंस, ठीक है ना। जिसके बारे में हम लोगों ने काफी डिस्कस किया था, हमने प्रोग्रामिंग में भी देखा था कि जैसे यहाँ पे पास बाई वैल्यू की बात करें तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर आप ये देखें तो हमने एक स्वैप नाम का फंक्शन बनाया है, ठीक है ना। और जिसमें इंट एक्स और इंट वाई दो पैरामीटर डाले हैं, और ये स्वैप करने का उसका तरीका है यूजिंग थर्ड वेरिएबल है। ये हमने टेम्प नाम का एक थर्ड वेरिएबल लिया है, और फिर जब हम यहाँ पे ए की वैल्यू डाल रहे हैं और बी की वैल्यू डाल रहे हैं और स्वैप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो वो देखिए ए और बी की वैल्यू के थ्रू स्वैप कर दे रहा है और आंसर हमारा चेंज हो जा रहा है। लेकिन अगर हम पास बाय रेफरेंस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए हम एड्रेस को डाल रहे हैं, इंट एंड वाई, तो ये एड्रेस को डाला जा रहा है, ठीक है ना। एड्रेस है ये, तो ये जो एड्रेस को डाला जा रहा है ये भी यूजिंग थर्ड वेरिएबल ही है। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे देखिए हम जो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू डाल रहे हैं, तो ये स्वैप कैसे हो रहा है? जब हम ए और बी यहाँ पे लिख रहे हैं तो ये डायरेक्ट वेरिएबल नेम से इसको स्वैप ना करके वो स्वैप किससे कर रहा है? उसके एड्रेस के थ्रू। तो दैट इज कॉल्ड पास बाय रेफरेंस, दैट इज कॉल्ड दोस्तों पास बाय रेफरेंस, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों पैरामीटर जावा पासिंग में भी हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से होता है, ठीक है। इनहेरिटेंस को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है, हमने बात की थी कैसे सुपर क्लास होते हैं, सब क्लास होते हैं, रियूजेबिलिटी, ये दोनों सुपर क्लास और सब क्लास कभी भी सुपर क्लास की फंक्शनलिटीज को यूज करता है, ये रियूजेबिलिटी को सपोर्ट करता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी पीछे भी डिस्कस की थी। ये उसका सिंटैक्स है कि पहले सुपर क्लास लिखा जाएगा, फिर उसके अंदर उसको फंक्शन को डिस्क्राइब किए जाएंगे, फिर डिराइव क्लास होगा जो सुपर क्लास से एक्सटेंड किया गया होगा और उसके अंदर वो फंक्शनलिटी होगी। लेकिन ये डिराइव क्लास अगर चाहे तो इस पर्टिकुलर सुपर क्लास की फंक्शनलिटीज का भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रोग्राम के थ्रू डिस्कस किया था, एसोसिएशन क्या होता है, एक रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप भी वन टू वन हो सकता है, वन टू मेनी हो सकता है, मेनी टू मेनी भी हो सकता है। इनकैप्सुलेशन के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, रीयूजेबिलिटी क्या होती है, रोबस्टनेस क्या होता है, प्रोग्रामिंग इन लार्ज का मतलब क्या होता है। प्रोग्रामिंग इन लार्ज का मतलब जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि प्रोग्रामिंग इन लार्ज का मतलब क्या होता है कि या तो कोई बड़ा ग्रुप मिलकर किसी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को बना रहा है, या छोटा ग्रुप हो लेकिन एक लॉन्ग टाइम पीरियड में किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहा है, जिसे हम प्रोग्रामिंग इन लार्ज कहते हैं। इसमें बेसिकली वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि फॉर फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए डेवलप किए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद से हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के बीच में डिफरेंस क्या है, और होप सो आपको सारे पॉइंट समझ में आए हों कि ये ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड होता है, ये इस प्रोसीजर के ऊपर बेस्ड होता है। इसमें ये क्या कहते हैं कि इसमें पैरामीटर्स होते हैं ऑब्जेक्ट मतलब कि कुछ मेंबर्स का यूज होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जैसे कि प्राइवेट और पब्लिक, यहाँ पे कोई मेंबर का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ऐसे और भी सारे डिफरेंस है जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था दोस्तों। फिर हम लोगों ने फीचर्स को डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स क्या क्या है, और लास्ट जो हमारा कल का टॉपिक था वो था कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें हम लोगों ने इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन को डिस्कस किया था। तो दोस्तों होप सो कि मैंने अभी तक आप लोगों को 3 यूनिट पढ़ाए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन में, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। ये जो मेरा लेक्चर था ये तीनों यूनिट का एक ओवरव्यू था। अगर आपको तीनों यूनिट समझ में आई हैं और अगर आप इस लेक्चर को देखते हैं तो आप आसानी से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा और आप तीनों यूनिट को आपका फिर से दिमाग में आपको याद आ जाएगा कि आप पीछे वाली चीजें क्या थी। यानी कि अगर आपका एग्जाम पीरियड होता है और आप मेरे इस लेक्चर को देखते हैं और आपको तीनों लेक्चर आपने पहले पढ़ा हुआ है और आपने एक बार इस लेक्चर को देख लिया, तो आपको आपके दिमाग में जो भी
पुरानी चीज़ें भूली होंगी ना, वो पुरानी चीज़ें आपको फिर से याद आ जाएँगी। तो दोस्तों अब जो हमारा अगला लेक्चर है चौथी और पांचवी यूनिट के ऊपर है और वो बेसिकली थोड़ा प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस्ड है, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। होप सो आप लोग को समझ में आया हो।